आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के। और ये बात कृति ने, जो कि हमारे सामने बैठी हुई है, उसने सच कर दिखाई है। भाई सीधी सी बात है कि लोग, बड़े बड़े लोग जो तुर्रम खां होते हैं, सीडीएस के पेपर में पिछड़ जाते हैं। और वो सीडीएस का पेपर, कठिन पेपर, यूपीएससी का पेपर हमारी छोरी ने पूरा कर दिया है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कृति तिवारी से और उसके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें उसने सीडीएस किस तरीके से रिटर्न क्वालिफाई किया, क्या क्या उसकी स्ट्रैटेजीज थी और वो क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहती है, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। हेलो कृति। हेलो सर। हेलो सर। कैसे हो? सर बढ़िया। और कैसा लग रहा है फील? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। सर सबसे अच्छा तो पेरेंट्स के लिए फ़ील हो रहा है सर। उन्होंने जो ड्रीम देख रखा था मुझे लेकर सर, उसमें मैंने एक स्टेप सक्सेसफुल रही हूँ मैं उसमें। बहुत बढ़िया है तुम्हारा तो भाई। एक स्टेप क्या, अभी तो और भी आगे आगे बहुत बढ़िया बढ़िया स्टेप्स हैं और तुम्हें तो देश का नाम रोशन करना है। तो कृति, आज हम लोग आपके साथ हैं क्योंकि आपको पता ही है कि आप ही ने निकाला है सीडीएस का रिटन एग्जामिनेशन। और आज हम लोग कृति के साथ हैं कि रिटन का एग्जामिनेशन जो सीडीएस में हवा बना रहता है, यूपीएससी का इतना टफ एग्जामिनेशन होता है, उसको उसने कैसे सॉर्ट आउट किया, कैसे उसने सॉल्व किया, क्या क्या उसकी स्ट्रैटेजीज थी उस पर। तो कृति, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं और कैसे, कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई है और आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला ये सीडीएस का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। So I basically belong to Kanpur and I did my academics from Oxford Model Senior Secondary School, श्यामनगर। So मैंने PG to 12th मेरा वहीं पे हुआ है पूरा। And then when I was in 9th standard, I decided to join Indian Army। मैंने सबसे पहले तो सर ऐसा कोई मेरा वो नहीं था कि जैसे कहते हैं कि मुझे नेशंस के लिए करना है। सर अल्टीमेट एक गोल वो कहीं ना कहीं होता है, सबका होता है। बट सर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं हमारे इंडियन आर्मी में जो कि हम अदर जॉब्स में शायद नहीं वो चीज़ फील कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सर सबसे पहला तो मुझे यही चीज़ है सर उसमें कि जो हमें एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सर अभी हम एसएसबी के बाद जब हम ऑफिसर्स बनते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे अंदर वो OLQs, दैट इज़ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सर ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम शायद दूसरी जॉब्स में नहीं ले पाते और ये हमारे लाइफ के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एंड सर प्रिपरेशन का सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सारी बुक्स पढ़नी है या सारी बुक्स पढ़नी आपको देखनी है, रट्टा मारना है, कुछ भी नहीं है ऐसा। एक सोर्स पे आप रहिए, बट जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है रिवीजन। पहला ये मेरा सर दूसरा अटैम्प्ट है। पहला जब मैंने दिया था देन आई वॉज इन माई सेकेंड ईयर सर। तो जब मैंने वो दिया था तो मेरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक यही रही थी कि मैंने रिवीजन नहीं करा। मुझे लगा मैं एक बार देख लूँ तो वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ गई हैं, बट मैंने उसको दोबारा रिवाइज़ नहीं करा था। बट इस बार मैंने यही चीज़ चेंज करी है और मैंने रिवीजन ज़्यादा करा है। मैंने पढ़ा कम, मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैंने जो सर अपने बनाया कि साइंस, देन पॉलिटी, देन ज्योग्राफी, इनको पढ़ के और इनका रिवीजन बार बार मैंने किया। तो सर वही सर जो है यही है प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी जो सक्सेसफुल करी है मुझे। थैंक यू कृति। देखो, तो कृति के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई जो उसने बताया वो बिल्कुल सही है और मुझे लगता है हर बंदा ये जानता है पर करता कोई नहीं है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिवीजन अगर आप करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। और कृति ने ये बताया भी है क्योंकि उसने ये बताया कि पहले अटेम्प्ट में उसने रिवीजन नहीं किया और यहीं पर वो लैक कर गई थी और इस वजह से उसका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला। तो सेकंड अटेम्प्ट में जो उसने चेंज किया वो यही था, रिवीजन किया, नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन। तो नंबर ऑफ टाइम इज द की, दैट इज जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी बार आपको चीज़ें याद होंगी, क्योंकि यूपीएससी का जो पेपर होता है वो आपका टाइम के साथ साथ माइंड भी एग्जॉस्ट कर देता है। और वो आपको लगता है कि वो 6 घंटे का पेपर है या 4 घंटे का पेपर, असलियत में वो 10 घंटे का पेपर होता है। जब आप निकलते हैं अपने घर से तब से लेकर जब तक वो पेपर खत्म नहीं हो जाता तब तक वो पेपर आपका दिमाग चूसता रहता है। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, तो यहाँ पर आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना होता है और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट्स पे कमांड चाहिए जो कि केवल और केवल रिवीजन से आ सकती है। तो ये कृति कह रही है तो इसका मतलब अब तो मान ही लो तुम लोग। मैं तो बोलता ही रहता हूँ पर तुम लोग मानते नहीं हो, अब तो मान ही लो, है ना। तो कृति ये भी बताइए कि आप जब यहाँ पे तब तैयारी कर रही थी तो बहुत बार बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि
नहीं हो पाएगा, यूपीएससी है, बहुत हाई लेवल है, तो आपने जब अपनी तैयारी की तो आपने क्या फोकस किया? मतलब आपको भी पता था कि यूपीएससी करा रहा है पेपर तो ये टफ पेपर होता है, बाकी केवल केवल अगर देखा जाए तो 7-8 लाख लोग पेपर देते हैं, मुश्किल से केवल आई थिंक 1500 से 2000 लोग सिलेक्ट होते हैं रिटर्न में, और उसके बाद केवल शायद 100 to 200 लोग फाइनल सिलेक्शन होते हैं। तो इतना टफ जब आपका ये पूरा प्रोसीजर था तो आपने कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा और क्या क्या स्ट्रैटेजी आपने वाइल प्रिपरेशन अपनाई थी, थोड़ा सा बताइए। सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर यूपीएससी करा रहा है तो एग्ज़ाम टफ होगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी प्रिपरेशन और हमारा कॉन्फिडेंस कैसा है। सर अगर हमने ये मान लिया और यूपीएससी करा रहे हैं तो क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो तो देगा वही ना, ज्योग्राफी वो इंडियन देगा, वर्ल्ड देगा, इससे बाहर तो नहीं जा रहा है ना। तो उतना पढ़ लो कि जो भी क्वेश्चंस आए वो हम कर सकें। सर उतना हम लोग पढ़ लें और रिवीजन ज़रूरी है। भले आप 1-2 चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे हो, पर अगर हम 5 भी पढ़े हैं, 2 भी पढ़े तो उनका रिवीजन कर लो कि जो सर कॉन्फिडेंस होता है। सर मैंने इस बार ऐसे ही किया था, मैंने जब जीएस का पेपर देखा था तो सर 40 से 45 क्वेश्चंस ऐसे थे जो एकदम मतलब देखते ही मैंने टिक कर दिए। सर उसके बाद थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता ही है सर, रिस्क लेना तो ज़रूरी है सर, क्योंकि ऐसी फील्ड में जा रहे हैं जाकि रिस्क नहीं लेंगे तो फिर तो कुछ है ही नहीं फिर। सही यही चीज़ है वो। ओके, तो ये तो पहले आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे कृति ने कहा कि भाई यूपीएससी का पेपर है, कोई हवा नहीं है। अब सीधी सी बात है, यूपीएससी भी अपने सिलेबस से ही पूछेगा, तो सिलेबस अगर आपने पूरी तरीके से स्ट्रांगली सॉलिडिफाई कर लिया है तो फिर आपको कोई भी सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकता। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मूल मंत्र है जो आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी है, कोई हवा नहीं है, आप भी क्रैक कर सकते हैं, सब लोग क्रैक कर सकते हैं अगर आपने सिलेबस स्ट्रांगली सॉलिडिफाई किया हुआ है तो कृति, एक चीज़ और भी है कि जब आप पढ़ रही थी तो आपको पॉलिटी पढ़नी थी, आपने बताया हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, उसके बाद आपकी इंग्लिश पढ़ी, तो आपके कौन कौन से टीचर्स थे जो आपको हेल्प कर रहे थे, या फिर आपने उनके नोट से पढ़ा, या फिर अपनी सेल्फ नोट भी बनाए, या क्या क्या आपका सीजर रहा, तो वो भी थोड़ा सा बताइए। सर इंग्लिश तो अनिरुद्ध सर से मैंने पढ़ी है, और सर पॉलिटी ज्योग्राफी तो शशांक सर ने ही पढ़ाई है हमें, और ऐसी पढ़ाई है इन्होंने कि मतलब अभी अगर वो पॉलिटी ना पढ़ के भी अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम में जाऊँ मैं तो इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ चीज़ें अभी भी दिमाग में हैं, क्योंकि सर ने ऐसे मतलब उन चीज़ों को इतना अच्छे से पढ़ाया, इतनी बार रिवीजन कराया है कि अभी भी वो सारी चीज़ें दिमाग में बैठी हुई हैं। और सर के जो ऑनलाइन क्लासेस रही हैं, ऑनलाइन टेस्ट जो रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उनका ही पड़ा हुआ है सर। और बाकी सारे इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सारा तो जितेंद्र सर से पढ़ा था। एंड सर सेल्फ स्टडी वो तो मस्ट है। टीचर्स कोई आपको क्रैक नहीं करा रहे हैं हमें, वो गाइड कर रहे हैं, चीज़ें तो हमें खुद ही करनी है, तो सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। आप कितनी भी देर करो, ये नहीं, टाइम नहीं मैटर करता है कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 16 घंटे पढ़ रहे हो, पढ़ क्या रहे हो वो मैटर कर रहा है। 2 घंटे बैठ करके आप कहीं और सोच रहे हो तो वो तो टाइम जा रहा है ना केवल। बिल्कुल सही बात बोली है कृति ने कि भाई आपको अपना पहले तो टाइम टेबल शेड्यूल करना पड़ेगा, और टीचर्स आपको घोल के नहीं पिला देंगे, और मान लीजिए घोल के पिला भी देते हैं तो आप शायद पचा नहीं पाएंगे, है ना, ये भी ज़रूरी है। तो कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि जो टीचर आपको गाइड कर रहा है टाइमली आप उसको पढ़िए, अपने खुद की कुछ स्ट्रैटेजीज बनाइए, रिवीजन मॉड्यूल्स बनाइए, और टीचर्स आपको पूरी तरीके से गाइड करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें अगर आप टीचर पूरी तरीके से अगर टीचर के भरोसे हैं तो काम नहीं बनेगा। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, जहाँ पे यूपीएससी करा रही है खासकर, है ना कृति? ये पक्का है ना? या फिर टीचर्स की भी ज़रूरत पड़ती है? ज़रूरत तो पड़ती है सर, रेशियो होता है सर। अगर उसमें अगर टीचर अगर 40% हेल्प कर रहा है तो 60% करना ही पड़ता है सर, एक रेशियो है। बिन टीचर्स के भी आप नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचो कि खुद से कर लोगे तो गाइड एक पॉइंट पे सबको नीड होती है गाइड की। तो कृति, एक चीज़ और मुझे बताओ कि जब तुम पढ़ रही थी और जब तुम्हारा पहली बार नहीं हुआ, तब जब तुम्हें एक सेटबैक लगा होगा कि यार नहीं हो पाया, अब आगे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो वहाँ से आप उभरी कैसे? आप वहाँ से मतलब आपको एक, हर बच्चे में होता है कि एक डिप्रेशन सा क्रिएट हो जाता है कि यार अब आगे होगा कि नहीं होगा, एक डाउट, सेल्फ डाउट बन जाता है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो उस सेल्फ डाउट में आगे बढ़ते ही नहीं है। तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? सर पहली चीज़ तो ये सर, अगर हम कहीं पे जा रहे होते हैं, कोई चीज़ हम कोई स्टेप ले रहे हैं तो उसके बारे में पहले से ही सब जानबूझ करके जाते हैं, सब कुछ जान लेते हैं कि हाँ अगर इसमें नहीं हुआ तो क्या। तो मेरा तो पहले से माइंड प्रिपेयर था कि बहुत ऐसा कोई इजी चीज़ नहीं मैंने चूज़ करी है, डिफ़िकल्ट पाथ है जो जिसमें मैं जा रही हूँ। तो पहले से मेरा माइंड सेट था कि अगर फेल होंगे भी तो उससे डिमोटिवेट ना होकर के सीखना है सर, विच आई एक्चुअली डिड। मैंने सीखा उससे कि हाँ रिवीजन ना करना ही मेरी एक गलती थी,
तो सर नेक्स्ट अटैम्प्ट में वो किया, और अगर आप फेल हो रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं है, आप एक बार हो गए, 2 बार हो गए, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जा रही है। आप पढ़ोगे, नेक्स्ट एग्ज़ाम दोगे, आप ज़रूर से ज़रूर क्लियर करोगे। बहुत से एग्जांपल्स हैं सर, 8 अटैम्प्ट्स में लोग जा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो सर वो होता ही है, कहीं ना कहीं वो काम आएगी चीज़ें आपकी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपके घर में कोई है जो डिफेंस पर्सोनल से रिलेट है, या फिर आपने मतलब आप पहली हैं, यूनिक है अपनी फैमिली में? ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोगों को एक ये वो क्या हम कह सकते हैं, स्टीरियोटाइप बना रहता है कि नहीं यार, केवल डिफेंस पर्सोनल के जो किड्स होते हैं वही जा सकते हैं सीडीएस में, उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है। तो ऐसा नहीं है भाई, सिंपल फेयर एग्जामिनेशन है, सीडीएस का एग्जामिनेशन है। आप पेपर देंगे, रिटर्न निकलेगा, रिटर्न निकालने के बाद आप एसएसबी देंगे, एसएसबी में अगर आपके अच्छे नंबर होंगे तो आपकी एसएसबी अच्छी जाएगी, तो फिर आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा। हाँ, ये एक कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो बच्चे हमेशा से एक डिफेंस इन्वायरमेंट में होते हैं तो थोड़ा एडवांटेज होता है, बट ये कह देना कि नहीं सिर्फ वही होते हैं सिलेक्ट, तो ये बिल्कुल गलत होगा। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है वो कृति हमारे सामने बैठी हुई है ना कृति? अच्छा कृति, एक क्वेश्चन और भी है और उसके बाद फिर हम लोग इतना छोटा सा ये जो इंटरव्यू है उसको एंड कर देंगे कि जब हम बात करते हैं बुक्स की, तो यूपीएससी के लिए बहुत से लोग बताते हैं कि आप ये लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ लो, उसके बाद आप जीसी ल्योंग पढ़ लो, और उसके बाद आप सारे आपके अलग अलग ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज भी पढ़ लो, फिर हिस्ट्री की बिपिन चंद्रा भी पढ़ लो। इतनी सारी बुक लिस्ट होती है, क्या ये सारी करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर मतलब एक सिलेक्टिव स्टडी से काम चलेगा? सर एक टीचर ने ही मुझे बताया था कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ लो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अगर पॉलिटी पढ़नी है तो लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने भी नहीं पढ़ी है लक्ष्मीकांत, मैंने सर के ही नोट्स थे जो सर ने नोट्स प्रोवाइड कराए, उसी को मैंने कई बार पढ़ा। इंग्लिश की मैंने एक ही बुक ली थी परफेक्ट, वही उसको उसी के एक्सरसाइज मैंने बार बार करी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इंग्लिश के लिए 10 बुक पढ़नी है या पॉलिटी ज्योग्राफी आपको बुक्स की ज़रूरत है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास पॉलिटी की एक भी बुक नहीं है। हाँ, बस उसके क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो उसकी बुक थी जो सर ने सजेस्ट करा था कि वो बहुत ज़रूरी है। बाकी सर के नोट्स हैं पॉलिटी के ही, वो ही मैंने पढ़े हैं। इंग्लिश की बुक बस एक ही है जिसको मैंने बार बार रिपीट करके पढ़ा है। So, ऐसा कुछ भी नहीं, वो नहीं होता है कि आपको कई सारी बुक्स पढ़नी है। लाइब्रेरी सजाने की ज़रूरत नहीं है, बुक आपके पास कम है बट वो आपको आनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और है कृति, देखो बहुत सारे बच्चे से बोलते हैं कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो सीडीएस का एग्ज़ाम कभी क्रैक नहीं कर सकते। ऐसा कुछ होता है क्या कि सिर्फ अगर आप जो हिंदी मीडियम से पढ़े हो वो कभी नहीं कर सकते? क्या आपको क्या लगता है? नहीं सर, ये मुझे ऐसा नहीं लगता है सर। वहाँ पे उन्हें ऑफिसर्स चाहिए, उन्हें इंग्लिश और हिंदी मीडियम से मतलब नहीं है, उन्हें आपकी पर्सनालिटी से मतलब है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए वो, और उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत है। आप खुद से ही सारी चीज़ें खुद को डेवलप कर सकते हो, और ये हमारे लिए खुद है, हम अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं। आगे जा करके हमें कोई चीज़ अगर मिलेगी तो हमारी वजह से हो, ये ज़रूरी होता है। तो सर इंग्लिश कहीं ना कहीं होती है। बाकी जो उसका एग्ज़ाम है तो उसमें आपको इंग्लिश वो तो पढ़नी है, वो तो आपने 12th तक भी इंग्लिश वो नहीं पढ़ी है जो उसमें आ रही है। अगर आप सोचो कि मैं इंग्लिश मीडियम वाला भी अगर है, उसने जो 12th तक इंग्लिश पढ़ी है वो भी एग्ज़ाम शायद ना क्लियर कर पाए, जो उसके रूल्स हैं वो पढ़नी पड़ेगी सबको। बट आगे की बात करते हैं तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं आई थिंक सर। अच्छा, एक चीज़ और है कृति, अब आपका ओटीए का एग्जामिनेशन था और ओटीए में इंग्लिश और जीएस आती है, तो वो ऑलमोस्ट आपका 4 आवर्स का पेपर होता है। और फर्स्ट आपका इंग्लिश का पेपर होता है, फिर सेकंड होता है जीएस का पेपर। तो लगभग मान के लिए 4 घंटे ही है, और घर से आप निकले होगे तो ये जो टाइम मैनेजमेंट, जब पहला पेपर आप देकर आए एग्जॉस्ट हो गए होगे, गर्मी बहुत भयंकर होगी उस समय, और उसके बाद फिर दूसरे पेपर में आपने कैसे कॉन्सेंट्रेट किया, क्या क्या चीज़ें आपने की और कौन कौन सी चीज़ों से? देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, एक पहले पेपर से निकले और उसके आंसर चेक करने लगते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें, एकदम एंग्जाइटी हो जाती है। तो इस सब चीज़ों से आपको कैसे कंट्रोल किया? सर एक अभी सर ने बात बोली थी मेंटल प्रेशर वाली, जो कि बहुत प्रेशर होता है, तो सर वो रियलिटी है, बट वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उससे कैसे कोप कर रहे हो। सर जब एग्ज़ाम था मेरा, लखनऊ सेंटर गया हुआ था और कानपुर में ही रहती हूँ मैं, तो मुझे सुबह मॉर्निंग में 4 बजे निकलना था। पूरी रात मैं नहीं सोई हूँ, और सर उस दिन कुछ न्यूज़ भी ऐसी आ रही थी तो वो ये सोई देखते रहते। तो ठीक है, क्या सर, ये सर वही, तो पूरे रात नहीं सोए थे, एंड देन 2 आवर्स लगे थे मुझे ट्रैवल करने में। तो उसमें मैंने पेपर से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी नहीं सोचा। कार से थे हम लोग,
मस्त गाने सुनते हुए जा रहे थे, कोई एग्ज़ाम का कोई वो टेंशन नहीं। और आंसर्स चेक करने वाली गलती तो मैंने स्कूल टाइम पर भी कभी भी नहीं करी। फ्रेंड्स करते रहते थे, जब लगता था आंसर चेक हो रहा है वहाँ से निकल लेते थे शांति से, कि अगर यहाँ पे तो टेंशन होनी है। और टेंशन से जितना फ्री दिमाग रहेगा उतना ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो सर, और जो 1 घंटा जो बीच में रहता है उसमें एक क्वेश्चन पेपर मिला, चुपचाप उसको करके बैग में रख देना है। घर पे आप बात करो, मैंने 1 घंटे का टाइम था मेरे पास, वैसे भी निकलते निकलते आधा टाइम तो ऐसे बीत जाएगा आपका, क्योंकि इतने सारे हैं, एक एक करके निकाल रहे हैं वो लोग। 15-20 मिनट तो ऐसे ही चले जाएंगे। एंड देन एंट्री भी वो 15-20 मिनट से पहले करा लेते, तो बचा आपका बीच का जो हाफ एन आवर बचता है, उसमें मैं पूरा टाइम मैंने मम्मी से बात करती रही, मैं वो अपना बताती रही कि हाँ ऐसा ऐसा। तो कुछ भी पेपर से रिलेटेड सोचना ही नहीं है, सीधा एग्ज़ाम में देंगे, होगा तो ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा नेक्स्ट अटैम्प्ट देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। और ये जो बात की है कृति ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस डिफेंस एस्पिरेंट के लिए, कि आपको मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव रहना है और टेंशन नहीं लेनी है। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को कि भाई पढ़ाई ऐसे करो कि कल ही एग्जाम है, और एग्जाम ऐसे दो कि कोई टेंशन नहीं है, आगे बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं। तो जितना आप अपने आप को रिलैक्स रखोगे, जितना आप अपने आप को फ्री रखोगे, उतना आपका अच्छा एग्जामिनेशन होगा। उसका एग्जाम्पल आपके सामने बैठी हुई हैं। तो यहाँ पर हम अपनी जो टॉक्स है इसको थोड़ा एंड करते हैं। थैंक यू कृति, आप हमारे पास आई और हमारे साथ अपने चीज़ें शेयर की और हमारे व्यूअर्स को आप लोगों ने अपने अपना एक्सपीरियंस बताया। थैंक यू वेरी मच। सो आई थिंक इट्स ऑन।